जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक बिल्कुल सटीक तस्वीर बनती है। हाँ, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। एग्जैक्टली जैसे एक एक्सरे रिपोर्ट, जहाँ हड्डी टूटी है या नहीं, ये एक सफेद लकीर के रूप में साफ दिखता है। सही बात है। डॉक्टर उस फिल्म को रोशनी के सामने रखता है, इशारा करता है और कहता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है। ये बिल्कुल स्पष्ट होता है, और सच कहूँ तो ऐसी स्पष्टता हमें सुकून देती है। क्योंकि हमें ऐसी चीजें पसंद हैं जिन्हें हम साफ तौर पर देख सकें, डायग्नोज कर सकें और ठीक कर सकें। सही कहा। लेकिन जब हम मेडिकल दुनिया के इस क्लियर कट कमरे से निकलकर किसी विशाल हेल्थ केयर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं, या उसके डेली ऑपरेशंस के स्केल और आगे की स्ट्रैटेजी को देखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे वाली क्लैरिटी थोड़ी धुंधली पड़ने लगती है। बिल्कुल। एक अस्पताल लोगों की जान तो बचाता है, पर वो एक बिजनेस के तौर पर कैसे दौड़ता है? आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सॉलिड डेटा है। हाँ, हमारे पास फोर्टिस हेल्थकेयर की FY26 की अर्निंग्स रिपोर्ट है, कुछ गहरे मार्केट एनालिसिस है, नए बजट डॉक्यूमेंट्स हैं और कंपनी के स्वॉट एनालिसिस का पूरा डेटा मौजूद है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का खजाना है ना? हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे एक हेल्थ केयर जायंट अपनी आमदनी में 17.3% का इजाफा कर रहा है। वो भी तब जब उनके बिस्तर पूरी तरह भरे हुए भी नहीं है। अरे वही तो सबसे हैरान करने वाली बात लगी मुझे। और साथ ही यूनियन बजट 2026 में आए मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब्स वाले ऐलान का इस कंपनी की लंबी रेस पर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी देखना है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो इन नंबर्स के अंदर चलते हैं, क्योंकि FY26 के नतीजे ऊपर से देखने में जितने चमकदार हैं, उनके अंदर का जो मैकेनिज्म है ना, वो उससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। देखिए, किसी भी बिजनेस की फ्यूचर स्ट्रैटेजी को समझने के लिए उसकी मौजूदा नींव का आकलन करना सबसे पहला कदम होता है। अगर हम FY26 के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को देखें, तो ये 17.3% की छलांग लगाकर 9,128 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 9,000 करोड़, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। टॉप लाइन ग्रोथ हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन किसी भी कंपनी का असली इंजन, मतलब उसका सच्चा इंडिकेटर, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन होता है। राइट, खर्च निकालने के बाद क्या बचा? एग्जैक्टली। और यहाँ जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो है फोर्टिस का ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन। ये 20.4% से बढ़कर सीधा 22.8% हो गया है। वेट, 22.8? हाँ, पैसों में से देखें तो ऑपरेटिंग EBITDA अब 2085 करोड़ रुपए पर आ गया है। ओह वाओ। साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, सारे खर्चे और टैक्स निकालने के बाद का शुद्ध मुनाफा 31.5% की जबरदस्त तेजी के साथ 1064 करोड़ रुपए रहा। एक मिनट, टॉप लाइन 17% बढ़ी, लेकिन मुनाफा 31% बढ़ गया? हाँ, यही तो सबसे रोचक बात है यहाँ पर। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाई हो, लेकिन उसने इंजन को इतना बेहतरीन तरीके से फाइन ट्यून कर दिया हो कि गाड़ी का माइलेज अचानक से दुगना हो जाए। ये बहुत अच्छी एनालॉजी दी आपने। यानी कंपनी सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं बना रही है, बल्कि उस पैसे को बनाने का तरीका सस्ता और एफिशिएंट हो गया है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हेल्थ केयर जैसे कॉम्प्लेक्स सेक्टर में ये इंजन ट्यूनिंग आखिर होती कैसे है? एक अस्पताल अपनी एफिशिएंसी इतनी तेजी से कैसे बढ़ा सकता है? इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें हॉस्पिटल ऑपरेशंस के सबसे बुनियादी मैट्रिक पर जाना होगा। मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स ये दर्शाती हैं कि उनके कुल रेवेन्यू का करीब 85% हिस्सा उनके अस्पतालों से आता है। ठीक है, अस्पताल मेन बिजनेस है। अब यहाँ एक उलझाने वाला डेटा पॉइंट देखिए। FY26 में इनका सालाना बेड ऑक्यूपेंसी रेट 68% था। 68 मतलब 68%? हाँ, अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो ये दरअसल 69% से 1% कम हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि अस्पताल में पिछले साल के मुकाबले कम बिस्तर भरे हुए थे, लेकिन उनका मुनाफा और मार्जिन दोनों तेजी से बढ़ गए? देखने में अजीब लगता है ना? ये मैथ तो कुछ अजीब लग रहा है सच में। कम मरीज, ज्यादा पैसा, ये कैसे संभव है? यही वो जगह है जहां वॉल्यूम और वैल्यू का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। भले ही ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट गिरा हो, लेकिन उनका ऑक्यूपाइड बेड बेस एब्सोल्यूट नंबर्स में बड़ा है, क्योंकि इन्होंने नई कैपेसिटी यानी नए बेड्स ऐड किए हैं। अच्छा, टोटल बेड्स बढ़ गए इसलिए परसेंटेज थोड़ा गिर गया। सही पकड़ा। लेकिन इससे भी बड़ा फैक्टर है
ARPOB यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। ARPOB, ओके। ये आंकड़ा 3.4% बढ़कर 2.51 करोड़ रुपए सालाना हो गया है। यानी हर बिस्तर से आने वाला सालाना रेवेन्यू बढ़ गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने अचानक से कमरे का किराया बढ़ा दिया है? ऐसा नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन केस मिक्स से होता है। केस मिक्स मतलब किस तरह के मरीज आ रहे हैं? एग्जैक्टली जब एक अस्पताल बेसिक सर्जरीज के बजाय हाई एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स पे ध्यान देता है, जैसे न्यूरोसर्जरी हो गई, एडवांस्ड ऑन्कोलॉजी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, तो हर भरे हुए बिस्तर से आने वाला रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि उन कॉम्प्लेक्स केसेस में एडवांस्ड इक्विपमेंट, ज्यादा स्पेशलाइज्ड केयर और महंगी मेडिसिन्स का इस्तेमाल होता है। हाँ, जिससे ऑटोमेटिकली बिलिंग वैल्यू बढ़ती है, मार्जिन भी बढ़ता है। समझ गई। यानी फोकस सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने पर नहीं है, बल्कि उन मेडिकल प्रोसीजर्स पर है जिनमें उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा है और जहां वैल्यू ज्यादा जनरेट होती है। एक तरह से हर बिस्तर ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया है। बिल्कुल सही। और इस स्ट्रैटेजी के सफल होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि अब इनकी तरह ऐसी फैसिलिटीज हैं जो 20% से ज्यादा का मार्जिन जनरेट कर रही है। तेरा फैसिलिटीज पिछले साल कितनी थी? पिछले साल ऐसी सिर्फ 10 फैसिलिटीज थी। अरे वाह, तो ये एक्सपेंशन हो रहा है। ये साफ दर्शाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी किसी एक फ्लैगशिप अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क में प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो रहा है। एक और अहम फाइनेंशियल इंडिकेटर इनका डेट प्रोफाइल है। कर्जा कितना है उन पर? मौजूदा समय में इनका नेट डेट 30,034 करोड़ रुपए है और नेट डेट टू ईबिडा रेशो 1.09 गुना के आसपास है। 1.09। हॉस्पिटल बिजनेस इनहेरेंटली कैपिटल इंटेंसिव होता है, राइट? हर रोज नए इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्चा होता है। बहुत भारी खर्चा होता है। ऐसे सेक्टर में ये रेशो एक काफी स्वस्थ बैलेंस शीट की तरफ इशारा करता है, जहां कंपनी पर उधार का बोझ उनकी कमाने की क्षमता के मुकाबले काफी नियंत्रित है। एक चीज जो क्लियर हो रही है वो ये कि इनका मौजूदा घर तो काफी मजबूत फाउंडेशन पर खड़ा है। सही कहा। लेकिन देखिए, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि उन्होंने पिछले साल कितना अच्छा किया, बल्कि इस बात पर होता है कि अगले 5 साल में आगे का रास्ता कहां से निकलेगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? हाँ, मार्जिन तो पहले ही 22.8% हो चुके हैं। अब इसे और कितना पुश किया जा सकता है? आगे का ग्रोथ इंजन कहाँ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहीं पर शायद सरकार की नई नीतियां एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन रही हैं। खासकर यूनियन बजट 2026 में जिस तरह से मेडिकल टूरिज्म का जिक्र हुआ है। अगर हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो यूनियन बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा की गई घोषणा इस सेक्टर के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकती है। PPP मॉडल वाली घोषणा? हाँ, सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत देश में 5 रीजनल मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। 5 नए हब्स? और ये सिर्फ एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं था, मार्केट ने इस पोटेंशियल को तुरंत पहचाना। घोषणा के दिन ही हमने देखा कि फोर्टिस के स्टॉक में लगभग 1.94% की तेजी आई। तुरंत रिएक्शन आया मार्केट का। मार्केट ये समझ रहा है कि ये हब्स आने वाले समय में इंटरनेशनल रेवेन्यू का एक नया दरवाजा खोलेंगे। अगर नंबर्स को देखें तो फोर्टिस के पास आज की तारीख में 33 हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं और लगभग 5800 यानी 5800 ऑपरेशनल बेड्स मौजूद हैं। और उनका इंटरनेशनल पेशेंट रेवेन्यू पहले से ही 18.5% की बढ़त के साथ 639 करोड़ रुपए का हो चुका है, जो कि एक बहुत हेल्दी ग्रोथ है। राइट। ये उनके कुल अस्पताल रेवेन्यू का लगभग 7.8% बनता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्योरली बिजनेस ऑपरेशंस का सवाल उठता है, पॉलिसी और एथिक्स से हटकर। बोलिए। अगर कंपनी अपना इतना ज्यादा फोकस अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को आकर्षित करने और इन हब्स पर लगाने लगे, तो क्या ये रिस्क नहीं है कि अस्पताल अपने कोर डोमेस्टिक मार्केट से कट जाएंगे? हाँ, समझ रहा हूँ आपका पॉइंट। मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ मेडिकल टूरिस्ट के लिए हाई एंड 5 स्टार रिकवरी जोन बनकर नहीं रह जाएंगे, जहाँ लोकल वॉल्यूम ही खत्म हो जाए, एक आम भारतीय मरीज को जगह ही ना मिले? ये ऑपरेशंस के नजरिए से एक बहुत ही वैलिड बिजनेस कंसर्न है, लेकिन PPP मॉडल के ब्लूप्रिंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दरअसल आइसोलेशन के बारे में नहीं है। तो किसके बारे में है? रोटेशन और यहाँ तक कि आयुष सेंटर्स एक साथ एक क्लस्टर में काम करें।
एक क्लस्टर अप्रोच। अच्छा, हाँ और फोर्टिस की जो क्लस्टर फोकस्ड स्ट्रेटेजी है, हाँ। वो इस मॉडल के साथ बिल्कुल नेचुरली अलाइन करती है। वो किसी एक इमारत में विदेशी मरीजों को बंद नहीं करना चाहते। तो इसका फायदा लोकल्स को कैसे होगा? जब आप इस स्केल पर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का इकोसिस्टम बनाते हैं, हाँ। उसमें हाई एंड MRI मशीन्स लगाते हैं या रोबोटिक सर्जरी का सेटअप करते हैं, तो उसका फायदा आखिरकार डोमेस्टिक वॉल्यूम को भी मिलता है। क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबके लिए वहाँ मौजूद है। एग्जैक्टली, फिक्स्ड कॉस्ट एक बार लगती है और फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय मरीज हो या लोकल मरीज, स्केल इकोनॉमीज दोनों को सर्व करने में मदद करती है। एक इकोसिस्टम अप्रोच, यानी कि आपने एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो ग्लोबल मांग और लोकल जरूरत दोनों को पूरा कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन इन नए हब्स और बढ़ती हुई डिमांड के लिए सबसे बड़ी जरूरत तो कैपेसिटी की होगी ना। मरीज कहाँ रुकेंगे, बेड्स कहाँ से आएंगे? बेड्स बनाना सबसे बड़ा टास्क होता है इस इंडस्ट्री में। वही मैं सोच रही थी, एक्सपेंशन के बिना किसी भी अस्पताल की ग्रोथ रुक जाती है, और जमीन खरीदकर एक नया अस्पताल बनाना, उसके क्लियरेंस लेना, ये सब महीनों नहीं बल्कि सालों का महंगा काम होता है। और इससे बैलेंस शीट पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है। एग्जैक्टली। तो कंपनी इस कैपेसिटी एक्सपेंशन को बिना अपने वो जो हमने अभी डिस्कस किया था 1.09 के डेट रेशियो को बिगाड़े कैसे मैनेज कर रही है? इस एक्सपेंशन पजल को सॉल्व करने का इनका तरीका काफी प्रैक्टिकल रहा है। कंपनी ने टारगेट सेट किया है कि वो FY27 से FY30 के बीच अपने नेटवर्क में लगभग 1800 नए बेड्स जोड़ेंगे। 1800 बेड्स, वो भी 4 साल में। हाँ, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये मेजॉरिटी एक्सपेंशन ब्राउनफील्ड होने वाला है। ब्राउनफील्ड, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? ब्राउनफील्ड का मतलब है कि बजाय किसी नई जगह पर जीरो से जमीन खरीदकर शुरू करने के, आप अपने उन अस्पतालों में नई मंजिलें या नए विंग बना रहे हैं जहां पहले से ही डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ओह अच्छा, तो जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, हाँ। उसमें एक फ्लोर और जोड़ दिया या बगल में एक छोटा एनेक्स बना दिया। बिल्कुल, इससे कैपिटल बचता है और ऑपरेशंस जल्दी शुरू होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल का रुख किया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें ओडिशा के कटक में देखने को मिला। हाँ, मैंने इस कटक वाले प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था। यहाँ एक नया 300 बेड का अस्पताल शुरू होने जा रहा है। सही। लेकिन इसका स्ट्रक्चर काफी अलग लगा मुझे। फोर्टिस इस अस्पताल की जमीन या बिल्डिंग में अपना पैसा नहीं फंसा रहा है, राइट? उन्होंने डियॉन ग्रुप नाम के एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट यानी O&M एग्रीमेंट साइन किया है। एग्जैक्टली, O&M एग्रीमेंट। अगर मैं इसे दूसरे इंडस्ट्री के लेंस से देखूं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत सफल रेस्टोरेंट चेन अपना नया ब्रांच खोलने के लिए जमीन खुद न खरीदे। कोई और जमीन खरीदता है, रेस्टोरेंट बनाता है, और ये चेन वहां सिर्फ अपना ब्रांड, अपनी रेसिपी और अपना मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है कैपिटल डेवलपर का और ऑपरेशंस अस्पताल के। ये तो ग्रोथ का एक बहुत ही रिस्क फ्री तरीका लग रहा है। O&M मॉडल का ये तो सबसे बड़ा फायदा है कि ये बैलेंस शीट पर कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का भारी बोझ नहीं डालता। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बिल्डिंग बनाना रियल एस्टेट का काम है और मरीज का इलाज करना क्लिनिकल एक्सपर्टीज है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। फोर्टिस अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज और ब्रांड इक्विटी को लेवरेज कर रहा है। देखिए, ईस्टर्न इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां प्राइवेट हेल्थ केयर स्पेस में अभी भी बहुत डिमांड गैप है और फोर्टिस की प्रेजेंस वहां थोड़ी कम थी। एक डेवलपर के साथ जुड़कर वो बिना बड़ा रिस्क लिए इस नए मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। कटक की ये फैसिलिटी पूर्वी भारत के लिए एक रीजनल रेफरल सेंटर बन सकती है। क्या वो सिर्फ O&M मॉडल पर चल रहे हैं या कुछ अपना खरीद भी रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट खरीदारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जहां उन्हें लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी आएगा, वहां उन्होंने एक्विजिशंस भी किए हैं। जैसे बेंगलुरु में पीपल ट्री हॉस्पिटल, जिसमें 125 बेड्स हैं, राइट? हाँ, उसे लगभग 430 करोड़ रुपए में खरीदा गया। या फिर जालंधर में 228 बेड्स वाले श्रीमान हॉस्पिटल का अधिग्रहण। अच्छा। इन एक्विजिशन से उन्हें एक चलते हुए पेशेंट बेस का तुरंत एक्सेस मिल गया। तो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर दिख रही है। जो उनके कोर एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स हैं, वहां सीधे एक्विजिशन या ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करो, और जो नए या हाई पोटेंशियल मार्केट्स हैं, वहां एसेट लाइट O&M एग्रीमेंट्स के जरिए कदम रखो। सही समझे आप। यह स्ट्रैटेजी बैलेंस शीट को सेफ रखती है। लेकिन बिल्डिंग चाहे जैसी भी हो, मॉडल चाहे जो भी हो, आखिर में बात वही आकर रुकती है कि अस्पताल के अंदर इलाज कैसा हो रहा है। बिल्कुल, कोर तो वही है। कोर मेडिकल ऑपरेशंस के बिना सब अधूरा है। अगर क्लिनिकल एक्सीलेंस नहीं है तो कोई भी मार्जिन या ब्रांड नेम लंबे समय तक नहीं टिक सकता। सही कहा, और इसलिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स का ब्रेकडाउन देखना जरूरी हो जाता है।
उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी टॉप 6 स्पेशलिटी से आता है। ये स्पेशलिटीज कौन-कौन सी हैं? ये हैं कार्डियक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और रीनल साइंसेस। इन 6 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर पिछले साल में 18.9% की ग्रोथ दर्ज की है। वाओ! और रेवेन्यू में इनका क्या हिस्सा है? आज ये अस्पताल के कुल रेवेन्यू का 62% हिस्सा संभालते हैं। 62%? सिर्फ इन 6 डिपार्टमेंट से? हाँ, और अगर हम सिर्फ कार्डियक साइंसेस यानी दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज की बात करें तो उनके पब्लिश डेटा के हिसाब से वहाँ सक्सेस रेट 92% से ऊपर चल रहा है। 92%? मेडिकल इंडस्ट्री में ये मैट्रिक ट्रस्ट बनाने और रेफरल पेशेंट्स लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता होगा। सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ स्टोरी सिर्फ हॉस्पिटल्स तक सीमित नहीं है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं तो एगुलिस डायग्नोस्टिक्स की वापसी इस पूरे वित्तीय विश्लेषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अरे हाँ, एगुलिस डायग्नोस्टिक्स, ये तो एक अलग ही इंजन लग रहा है जो बैकग्राउंड में लगातार चल रहा है। अगर नंबर्स की बात करें तो मैंने देखा कि एगुलिस का ग्रॉस रेवेन्यू 8.5% बढ़कर 1527 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो कि कमाल की ग्रोथ है। उनका ऑपरेटिंग ईबिडा मार्जिन 23.6% रहा और अगर हम कुछ वन ऑफ एक्सपेंसेस को हटा भी दें तो भी ये मार्जिन 23.2% का है, जो कि अस्पताल के कोर मार्जिन से भी बेहतर है। सही में FY26 में इस सब्सिडियरी ने 40.8 मिलियन यानी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट्स प्रोसेस किए। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प आंकड़ा मुझे उनका प्रिवेंटिव पोर्टफोलियो का लगा, जिसमें 21% की ग्रोथ दर्ज हुई। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। जब लोग बीमार नहीं होते तब भी वो चेकअप्स पर इतना खर्च कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या प्रिवेंटिव हेल्थ का ये उछाल एक टेम्पररी ट्रेंड है या डायग्नोस्टिक्स आने वाले समय में किसी भी हेल्थ केयर कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट सेंटर बनने वाला है? देखिए, डायग्नोस्टिक्स का बिजनेस मॉडल हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग ढंग से बिहेव करता है। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट लेवरेज बहुत ज्यादा होता है। कैसे? एक बार आपने लेबोरेटरी सेटअप कर दी, मशीन्स खरीद ली, तो उसके बाद हर नया टेस्ट प्रोसेस करने की मार्जिनल कॉस्ट बहुत कम होती है। ओह अच्छा, एक टेस्ट का केमिकल और टाइम बहुत सस्ता पड़ता है। एग्जैक्टली। इसलिए जब वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे इनका 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट का वॉल्यूम, तो सीधा असर ईबीडीए मार्जिन्स पर दिखता है। और जहां तक प्रिवेंटिव हेल्थ की बात है, ये अब टेम्पररी ट्रेंड नहीं रहा। डॉक्टर की प्रैक्टिस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का चलन बहुत बढ़ गया है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? हाँ, आज कोई भी बड़ा क्लिनिकल डिसीजन बिना सॉलिड डायग्नोस्टिक डेटा के नहीं लिया जाता। इसके अलावा फोर्टिस जैसी एक इंटीग्रेटेड एंटिटी के लिए एजिलिस एक अंदरूनी फनल की तरह भी काम करता है। अंदरूनी फनल? वो कैसे? जो मरीज डायग्नोस्टिक लैब में आता है अपना टेस्ट करवाने, अगर उसकी रिपोर्ट में कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो उसी ब्रांड के अस्पताल में कंसल्टेशन लेगा। हाँ, ये तो है, ट्रस्ट पहले ही बन चुका होता है। बिल्कुल, ये एक साइकिल है जो डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल दोनों बिजनेसेस को म्यूचुअली फ्यूल करती है। ये तो एक पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम लगता है। डायग्नोस्टिक्स लैब से पेशेंट डेटा और ट्रस्ट बनता है और अस्पताल में आकर हाई एंड वैल्यू क्रिएट होती है। सुनने में तो ये फाइनेंशियल नंबर्स और स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। लेकिन जैसा कि हम मानते हैं, रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस एक्सेल शीट पर नहीं चलते। वही मैं कहने वाली थी। बड़ी सक्सेस स्टोरीज में हमेशा कुछ छुपे हुए जोखिम और ऐसी चुनौतियां होती हैं जो आगे चलकर प्रॉफिट को डेंट कर सकती हैं। हमने मार्जिन्स और ग्रोथ की बात की है, लेकिन इस सफर के स्पीड बम्प्स क्या हैं? अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला स्पीड बम्प इंटरनेशनल पेशेंट ग्रोथ में उतार चढ़ाव का है। FY26 के चौथे क्वार्टर में यानी Q4 में इंटरनेशनल मरीजों की आमद में एक मॉडरेशन यानी नरमी देखी गई। ओह, फॉरेन पेशेंट्स कम आए। हाँ, इस नरमी का सीधा असर उनके कुछ बड़े फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स की बेड ऑक्यूपेंसी पर पड़ा, जो एक्सपेक्टेड टारगेट से थोड़ी सॉफ्ट रही। ये हमें याद दिलाता है कि मेडिकल टूरिज्म, जिस पर इतना फोकस किया जा रहा है, भले ही हाईली प्रॉफिटेबल हो, पर ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वीजा पॉलिसीज और ट्रैवल ट्रेंड्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सही बात है। एक पेंडेमिक आए या वीजा इश्यूज हो और सब रुक जाए। एग्जैक्टली, ये एक वॉलेटाइल रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है। और इसके साथ ही रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का असर भी तो होता है ना। हमने देखा कि सरकारी पॉलिसीज का सीधा प्रभाव मार्जिन्स पर पड़ता है। डेटा से पता चलता है कि CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और ECHS जैसी सरकारी स्कीम्स के तहत ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर
प्राइस कैपिंग लगाई गई है। हाँ, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। यानी सरकार ने तय कर दिया है कि अस्पताल एक निश्चित सीमा से ज्यादा दाम पर वो दवाइयां नहीं बेच सकते। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पॉलिसी चेंज की वजह से फोर्टिस को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां कुछ स्पेसिफिक मरीजों को लेने से उन्हें मना करना पड़ा, क्योंकि मार्जिन बिल्कुल नेगेटिव हो रहा था, या फिर मरीजों को कहा गया कि वो दवाइयां अस्पताल के बाहर से खुद खरीद कर लाएं। सही कह रही हैं आप। एक डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूंगी, हम यहाँ किसी सरकार या पॉलिसी बनाने वालों का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे हैं। हम किसी साइड पर नहीं हैं। बिल्कुल, हम बस सोर्सेज के आधार पर इन सरकारी पॉलिसीज का फोर्टिस के प्रॉफिटेबिलिटी पर जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसे रिपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो प्योरली एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर देखें तो जब रेगुलेशन आपकी सबसे ज्यादा डिमांड वाली स्पेशलिटी में प्राइस सील कर दे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा प्रहार है। आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया। जब क्लिनिकल पॉलिसीज और बिजनेस मॉडल्स टकराते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है। ऑन्कोलॉजी जैसी स्पेशलिटी, जहां दवाइयों का कॉस्ट पूरे इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वहां प्राइस कैपिंग सीधा ग्रॉस मार्जिन्स को कंप्रेस करती है। तो ऐसे में अस्पताल करता क्या है? अस्पताल के पास यही विकल्प बचता है कि वो अपने मिक्स को एडजस्ट करें। इसके अलावा एक और चुनौती कंपटीशन की है। कंपटीशन कहां पर? मैनेजमेंट में हाईलाइट किया है कि बेंगलुरु के बीजी रोड यूनिट में लगातार कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उस यूनिट का परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रहा। सब ऑप्टिमल मतलब उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा? हाँ, हेल्थ केयर अब एक हाईली लोकलाइज्ड बैटल ग्राउंड भी बन गया है, जहां रीजनल प्लेयर से कड़ी टक्कर मिलती है। तो एक तरफ हमारे पास ऑन्कोलॉजी जैसी लाइफ सेविंग दवाओं पर प्राइस कैप्स हैं जो मार्जिन दबा रहे हैं, और दूसरी तरफ रीजनल हब्स में इंटेंस कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक नेचुरल सवाल उठता है कि क्या लंबे समय में कंपनी के लिए अपने इस 22.8% के शानदार ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन को बरकरार रखना लगभग नामुमकिन नहीं हो जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। मार्जिन को मेंटेन करना आसान नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर ऑपरेटर्स के पास इन मार्जिन प्रेशर्स को काउंटर करने के तरीके होते हैं, और सबसे बड़ा तरीका है टेक्नोलॉजी ड्रिवन थ्रूपुट। टेक्नोलॉजी ड्रिवन थ्रूपुट। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स प्राइस को कैप करते हैं तो इंटरनल मशीनरी को टाइम और वॉल्यूम से खेलना पड़ता है। जैसे अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी और लिनक्स में भारी निवेश किया जा रहा है। वेट, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। रोबोटिक सर्जरी तो समझ आती है, पर ये लिनक्स क्या है और इनका मार्जिन से क्या कनेक्शन है? लाइनैक का मतलब होता है लीनियर एक्सेलरेटर। ये कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी देने के लिए एक बेहद एडवांस्ड और एक्सपेंसिव मशीन होती है। अच्छा। इसकी खासियत ये होती है कि ये हाई एनर्जी एक्सरेज को पूरी सटीकता के साथ सिर्फ ट्यूमर पर फोकस करती है, जिससे आसपास के हेल्दी टिश्यूज को नुकसान नहीं होता। ओके, तो इसका बिजनेस या मार्जिन से क्या लेना देना? अब इसे बिजनेस लेंस से देखिए। ऐसी मशीन से इलाज बहुत फास्ट और प्रिसाइज होता है। इसका मतलब है कि एक मरीज का प्रोसीजर जल्दी खत्म होता है, उसकी रिकवरी जल्दी होती है और वो अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज हो पाता है। ओह, जल्दी डिस्चार्ज। हाँ, जब डिस्चार्ज जल्दी होगा तो बेड टर्नओवर बढ़ेगा, यानी एक बिस्तर पर एक ही महीने में ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। तो प्राइस कैप्स की वजह से जो मार्जिन लूज होता है, अस्पताल उसे टेक्नोलॉजी के जरिए पेशेंट वॉल्यूम और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाकर रिकवर करने की कोशिश करते हैं। कमाल का लॉजिक है, यानी मार्जिन प्रयास, वॉल्यूम और स्पीड से संतुलित हो रहा है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटे, हाँ, समरी देखें तो फोर्टिस हेल्थकेयर ने FY26 में अपने फाइनेंशियल नंबर्स के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है। एजुलिस डायग्नोस्टिक्स का मार्जिन नेटवर्क की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को एक सॉलिड फाउंडेशन दे रहा है। बिल्कुल। यूनियन बजट 2026 में मेडिकल टूरिज्म हब्स का ऐलान उनकी स्ट्रैटेजी को बूस्ट कर रहा है, और ओडिशा जैसी जगहों पर एसेट लाइट मॉडल के तहत रिस्क को कम करते हुए नेटवर्क एक्सपैंड किया जा रहा है। सही बात है। हालांकि दवाओं पर प्राइस कैप्स, लोकल कंपटीशन और इंटरनेशनल पेशेंट फ्लो में होने वाले उतार चढ़ाव आगे के रास्ते के कुछ जरूरी स्पीड बम्प्स हैं, जिन पर उन्हें लगातार ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे मुद्दे क्लियरली दर्शाते हैं कि हेल्थ केयर का बिजनेस आने वाले समय में सिर्फ नए अस्पताल बनाने के बारे में नहीं, बल्कि स्मार्ट एग्जीक्यूशन और इकोसिस्टम अप्रोच पर निर्भर करेगा। चर्चा समाप्त करने से पहले शुरू में हमने उस एक्सरे रिपोर्ट की स्पष्टता और एक पुराने अस्पताल के स्ट्रक्चर की बात की थी। इस पूरे डेटा को समझने के बाद मेरे जहन में एक प्रेरक विचार आ रहा है, जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। अगर आने वाले समय में AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स डिजीज को पहले ही आइडेंटिफाई कर लें, एसेट लाइट पार्टनरशिप्स के जरिए बिल्डिंग कोई और बनाए और टेक्नोलॉजी मरीज को जल्दी ठीक करके घर भेज दे, तो आने वाले 1 दशक में
अस्पताल शब्द की परिभाषा ही कितनी बदल जाएगी। एकदम गहरा सवाल है। क्या अस्पताल सिर्फ ईंटों से बनी एक फिजिकल इमारत रह जाएगा, या फिर वो एक इनविजिबल टेक ड्रिवन ग्लोबल फ्रेंचाइज बन जाएगा जहां इलाज जरूरी नहीं कि उसी बिल्डिंग के अंदर हो। ये हेल्थ केयर लैंडस्केप किस रूप में बदलेगा, इस दिशा में सोचना वाकई दिलचस्प है। बहुत ही डीप थॉट है। इन विषयों और इन पॉसिबिलिटीज पर आगे भी डीप एक्सप्लोरेशन किया जाना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए और सोचते रहिए।